हेलो दोस्तों, डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। माननीय मंत्री जी, मैं सरकार की कर नीति के संबंध में अपने कुछ विचार प्रकट करना चाहता हूं। सरकार की कर और कीमत नीति जन कल्याण के लिए नहीं बनाई गई है। आज यह आम लोगों पर कहर ढाने लगी है। उद्योगों तथा कंपनियों को अधिक से अधिक राहत देने से जनता की आम खपत की चीज़ें महंगी की जा रही हैं। अर्थशास्त्रियों की राय में इससे एक ओर प्रत्येक वस्तु की कीमत बढ़ेगी तथा दूसरी ओर इसके साथ ही साथ महंगाई भत्ते की मांग भी बढ़ेगी, जिसके फलस्वरूप योजना खर्च में वृद्धि होगी। अभी से कोयला, चावल, गेहूं, चीनी, खाने के तेल और पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, उर्वरक और मिट्टी के तेल की कीमतों में भारी वृद्धि हो चुकी है, जिससे न केवल कम आय वाले लोगों पर बल्कि मध्य वर्ग के लोगों पर भी जीवन यापन का काफ़ी बोझ बढ़ा है। इससे सब्जियों, फलों तथा आम खपत की हर तैयार वस्तु पर प्रभाव पड़ेगा। अर्थव्यवस्था फिर से कीमतों में व्यापक वृद्धि और विस्तार का शिकार हो जाएगी। इसमें कोई शक नहीं कि सरकार ने अपना बढ़ता हुआ घाटा पूरा करने के लिए ये कदम उठाए हैं, किंतु यह विचारणीय है कि इससे खर्च के हर क्षेत्र में व्यापक वृद्धि होगी। यह निश्चय ही मुद्रास्फीति की प्रक्रिया को बढ़ावा देगा। पैराग्राफ। बड़े बड़े शहरों में आए दिन बसों के भाड़े बढ़ाए जाते हैं। अब देखना है कि रेलवे बजट में क्या होता है। पेट्रोल महंगा होने से स्कूटर और टैक्सी के भाड़े भी बढ़ेंगे। परिवहन खर्च बढ़ने से भी उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतें बढ़ेगी। सरकार द्वारा घोषित उदार आर्थिक नीतियां आम लोगों के लिए अचानक ही कठोर और निर्मम कैसे बन गई, समझ में नहीं आता। अतः मेरा प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री जी से अनुरोध है कि वे इस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करें और विभिन्न करों के प्रस्ताव रखने से पहले गरीब तथा मध्यम वर्ग के लोगों को अवश्य दृष्टि में रखें। ऐसा न करने पर कीमतों में अधिक वृद्धि से गरीब लोगों तथा निश्चित आय वर्ग समूह के लोगों की कमर टूट जाएगी। पैराग्राफ। पुराने जमाने में लोग नए करों के लिए सिर्फ बजट के दिन ही घबराते थे, लेकिन अब वर्ष का कोई भी दिन ऐसा नहीं जब लोगों को बढ़ती महंगाई से घबराहट न हो। अतः मेरा पुनः निवेदन है कि इससे पहले कि इस जन विरोधी नीति के विरुद्ध समूचे देश में जोरदार आंदोलन शुरू किया जाए, आप इस पर गंभीरतापूर्वक विचार करें और ऐसे कदम उठाएं जिससे आम उपभोक्ता वस्तुएं सस्ती हों और हर एक आदमी को आसानी से मिल सके। पैराग्राफ। उपाध्यक्ष महोदय, आज सब चीजें जिस प्रकार इस देश में उलझी हुई हैं, अन्यत्र नहीं। यहाँ धर्म, दर्शन, विचार, राजनीति, भाषा, रहन सहन, शिक्षा, दीक्षा सब उलझी हुई हैं। इस उलझन का मुख्य कारण है नज़र का साफ न होना। आज धर्म को राजनीति की नज़र से देखा जा रहा है, भाषा को धर्म की नज़र से देखा जा रहा है, दर्शन को आधुनिक रहन सहन की दृष्टि से देखा जा रहा है, जिससे समस्याएं बढ़ रही हैं। जिस प्रकार राजनीति दल, जाति और राज्य से जुड़ी हुई है, उसी तरह भाषाएं भी जाति, धर्म और राज्य से जुड़ी हुई हैं। यह विडंबना नहीं तो क्या है। हिंदुओं की भाषा हिंदी कैसे हो गई? शायद इसलिए कि इसकी लिपि देवनागरी है
उर्दू मुसलमानों की भाषा शायद इसलिए है कि करोड़ों हिंदुओं के मुसलमान बनने पर भी मुसलमान सबकी नज़र में विदेशी रहे और उर्दू लिपि को विदेशी माना गया। बंगाल, असम, आंध्र प्रदेश आदि के हिंदुओं की भाषा हिंदी नहीं है और न ही वहाँ मुसलमानों की भाषा उर्दू है। बंगाली, मद्रासी, असमी हिंदुओं की भाषा हिंदी नहीं होने के कारण ही हिंदी भाषी हिंदुओं से उनका पृथक अस्तित्व बना हुआ है। पैराग्राफ। राजनीति ने भाषाओं को जो नुकसान पहुंचाया है वैसा किसी ने नहीं। विश्वविद्यालयों में शिक्षा का माध्यम क्षेत्रीय भाषाएं हैं। उर्दू तो क्षेत्रीय भाषा भी नहीं है। फिर अलीगढ़ विश्वविद्यालय में शिक्षा का माध्यम उर्दू क्यों हो? आजकल विश्वविद्यालय में परीक्षा का माध्यम बहुत अटपटा है। हिंदी भाषी क्षेत्रों को छोड़कर कहीं परीक्षा और शिक्षा का माध्यम हिंदी नहीं है। इसके परिणाम स्वरूप हिंदी मातृभाषा को अहिंदी भाषी क्षेत्रों में अंग्रेजी माध्यम से परीक्षा देनी पड़ती है। भाषा को धर्म और जाति से जोड़कर जो हाल पंजाब का किया गया, अब वही हाल उत्तर प्रदेश और बिहार का किया जा रहा है। अंग्रेजी अगर इतनी व्यर्थ और अन्य भारतीय भाषाओं के विकास में बाधा पहुंचाती है तो भारत सरकार एक अध्यादेश द्वारा अंग्रेजी को समाप्त क्यों नहीं कर देती? क्या अंग्रेजी को समाप्त करने के लिए एक अध्यादेश जारी करने से देश का विभाजन हो जाएगा? यह आरोप कि हिंदी संस्कृतनिष्ठ होती जा रही है बेबुनियाद है। यह हिंदी का कठिन होना नहीं, यह तो भाषा के विकास की प्रक्रिया है। इसे आप रोक नहीं सकते। जैसे जैसे मानवता और संस्कृति में विकास होता रहता है उसी प्रकार भाषाओं में भी विकास होता रहता है और यह सहज स्वाभाविक है। सत्य को सत्य के रूप में ही स्वीकार करना चाहिए और भाषा को धर्म, जाति और राज्य या राजनीति से मिलने की जरूरत नहीं। विराम समाप्त।